ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना बता रही थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर हमारे पास में कभी जो गिवन फंक्शन है, अगर कोई फ्रैक्शन में, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एट फर्स्ट वी चेक प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, and if it is in improper fraction then first we convert it into proper fraction। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद, जैसे आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे जैसे स्टेप्स होते हैं वही काम आपने यहाँ पर भी करना होता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो अगर आप लोग ट्राई करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से करा, अगर आप y1 फाइंड करोगे, y2 ज्यादा से ज्यादा y3 फाइंड कर पाओगे, ठीक है, लेकिन उसको जनरलाइज करना इम्पॉसिबल होता है। तो उसको जनरलाइज करने के लिए हमको पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, देन हम उसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स x अपॉन a मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस कर दिया था। ये था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर गिवन है, एंड वी हैव टू प्रूव x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जैसे y2 आप लोगों को पता है कि y2 डिनोट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड y1 डिनोट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इट मींस हम स्टार्ट करेंगे, जो गिवन है हमें y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड y1। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर एंड x स्क्वायर का 2x। तो पहले आप x स्क्वायर की फॉर्मूला से 2x यानी कि 2 इंटू tan इनवर्स x आ गया, अगेन tan इनवर्स x का करेंगे चेन रूल से, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें y2 भी दिख रहा है प्रूफ में कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप यहीं पर से y2 फाइंड करोगे, y1 है 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, अगर आप y2 फाइंड करते हो यहीं पर से, तो ये आपका फ्रैक्शन यहाँ पे क्वोशिएंट आ रहा है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाएगी। तो प्रूफ में देखो, प्रूफ में आपके पास में x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 है, तो जो डिनोमिनेटर में आया है इसको y1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो हमारे पास में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन रूल में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन रूल हमें ना लगाना पड़े। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से y1 को मल्टीप्लाई कर दिया, y1 प्लस वाई स्क्वायर से y1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब y2 फाइंड करना है, तो अगेन यहाँ पर से आप लोग लिख लेना इसमें कि अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन। वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो y1 का डिफरेंशिएशन इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा, इट मींस y2 प्लस y1 फर्स्ट सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? व्हाट इज 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2x y1 एंड राइट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, so we have 2/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग, ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको देखो, क्योंकि y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू 2 आएगा, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव द सेम। तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास में रिजल्ट आ गया। तो आपके पास में एग्जाम में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन भी होता है जिसमें y1 y2 इस टाइप के कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों को ये ट्राई करना है कि आपने क्वेश्चन रूल से बचना पड़े। अगर हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन रूल ना लगाना पड़े तो वहां पे आप उसको मल्टीप्लाई कर देना, ताकि हमें क्वेश्चन रूल ना लगाना पड़े, बिकॉज क्वेश्चन रूल से कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना पड़ा है किसी फंक्शन का। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि
जैसे आपको साइन एक्स का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना तो आता है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट मैंने आप लोगों से कहा था कि हो सके तो आप लोग याद रखना इसको। अगर आपको याद नहीं होगा तो एग्जाम में आपने इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जब प्रोडक्ट के केस में आता है तो उस टाइम पे हमें ये याद रखना पड़ता है, और याद नहीं भी है तो आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करने की हैबिट बनानी पड़ेगी, और आप लोग एग्जाम में ही फटाफट से साइन एक्स का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करो, ठीक है। तो साइन एक्स का तो आपको फाइंड करना आता है, लेकिन सपोज अगर क्वेश्चन हमारे पास में हो कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का फाइंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब आप लोग देखो कि इसमें जनरल, अगर जिस मेथड से अभी तक हमने सीखा हुआ है सिंगल फंक्शन का, अगर उसी मेथड से आप लोग इसको करोगे तो इसमें कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसे एक ही स्टेप हम करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इट मींस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन इज साइन एक्स into differentiation of first function, it means 2x। देखो हमारे पास में आया है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x। अगर आप y3 y2 फाइंड करोगे तो इसमें अगेन जो अब हमारे पास में जब हम y2 फाइंड करेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एंड सेकंड फंक्शन में भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड फंक्शन इज 2x sin x एंड फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर cos x। तो एक और स्टेप आप लोग खुद से करके देखना। अब आपके पास में 2 टर्म यहाँ से आएंगे, 2 टर्म यहाँ से, यानी कि 4 टर्म बन गए, ठीक है। तो इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जनरलाइज करने के लिए ऐसे कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स है फर्स्ट में, सेकंड एक्स स्क्वायर cos x है प्लस साइन एक्स 2x साइन एक्स है। तो आप लोग सेकंड थर्ड भी फाइंड करके देखना, तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम जनरलाइज कैसे करें। तो इट मींस जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हमारे पास में होता है, ठीक है, जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हमारे पास में होता है, इफ वी हैव टू फंक्शंस ux और vx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के केस में when we have to find nth order differential coefficient of product of two function, then for finding nth order differential coefficient we use Leibniz theorem, ठीक है। Leibniz theorem किस चीज के लिए दी गई है? Leibniz ने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के केस में nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग Leibniz रूल लगाओगे, ठीक है। यानी कि इसको Leibniz थ्योरम बोलते हैं, बिकॉज Leibniz रूल अलग है। Leibniz formula for product of for finding nth order differential coefficient of product of two functions होता है, ठीक है। तो Leibniz थ्योरम क्या है पहले ये देख लेते हैं। Leibniz ने बोला था if u and v are any two functions of x, ठीक है, u and v are any two functions of x such that all their desired differential coefficients exist, ठीक है। It means their first order differential coefficient exists, second exists, third exists, fourth exists, fifth exists. It means all differential coefficient of u and v exists, ठीक है। Then nth order differential coefficient of their product is given by, देखो अगर हमारे पास में इसके ऑल ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना एग्जिस्ट करें यू एंड वी के, तो ये फॉर्मूला होल्ड ही नहीं कर पाएगा। क्यों? देखो क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड डी एंड डिनोट्स nth order differential coefficient of product of two functions u into v, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को याद है, किसी को भी क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम होती है a प्लस बी रेज टू n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम याद है किसी को? एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला याद है किसी को भी क्लास में? थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ, nc0 a रेज टू n b की पावर 0 प्लस nc1 ऐसे कुछ होता है, बताओ बेटा फिर। सबसे पहले हम nc0 से स्टार्ट करते हैं। nc0 जो फर्स्ट टर्म है उसकी पूरी पावर आएगी a की पावर n इंटू b की पावर 0 प्लस सेकेंड टर्म होता है हमारा nc1 आता है, फिर nc1 a की पावर n-1 इंटू
इंटू बी। पहले b की पावर 0 थी, अब a की पावर धीरे धीरे डिक्रीज होती है और b की पावर इंक्रीज होती है। देखो यहाँ पे b की पावर 0 थी, अब b की पावर 1 है। यहाँ पे a की पावर n थी, अब a की पावर n-1। इसका नेक्स्ट टर्म मैं लिख नहीं रही हूँ, अगर लिखती तो क्या होता ये तो बताओ। अब तो याद आया होगा आपको कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। NC2 a की पावर -2 ठीक है, e की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, एंड नेक्स्ट टर्म इज nc3 a रेज टू n-3 b क्यूब। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, जैसे इसको हम एक्सपेंड करते रहेंगे, लास्ट टर्म बता सकते हो कोई, लास्ट में क्या आएगा। NC1 a की पावर 0 b की पावर n। बेटा आपने nc0 बोला है, ncn बोलना चाहिए था वैसे। ठीक है, वैसे nc0 एंड ncn दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट होती है होने को, लेकिन ncn n a की पावर 0 b की पावर n। बस अगर ये फॉर्मूला याद है तो लेबनीज फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में इसी टाइप का फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम बताई। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ी है, आप उससे कंपेयर करोगे तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला याद रखना आसान होगा। देखो हमारे पास में डी एन यू वी nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल्स टू, सबसे पहले nc1। अब u को n टाइम डिफरेंशिएट किया है, लेकिन v को एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया है। इसको मैं ये भी लिख सकती थी, जैसे b की पावर 0 होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसको मैं d रेज टू 0, इट मींस एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं करा v को, लेकिन u को n टाइम्स डिफरेंशिएट करा है। तो d रेज टू n u इंटू वी, क्योंकि किसी की भी समथिंग की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको d की पावर 0 इंटू वी भी समझ सकते हो, आपको जैसे भी याद रखना है। एंड नेक्स्ट टर्म प्लस nc1, अब इसकी d की पावर u यहाँ पे n टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है, अब इसकी पावर इस घटती रही। ठीक है, n-1 n-2, और v अभी तक एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ था, 0 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ था, और v की डिफरेंशिएशन के टाइम्स इंक्रीज होते रहेंगे और u के डिक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, nc1 d रेज टू n-1 इंटू v, अब v एक बार डिफरेंशिएट होगा। नेक्स्ट टर्म nc2, अब ये n-1 टाइम्स हुआ था, अब एक बार और कम होगा, d रेज टू n-2 इंटू v, और v की पावर v का डिफरेंशिएशन इंक्रीज होगा d2v प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म। ओहो मैं इसमें आधे में कुछ छोड़ दिया होगा, मैं लिखना भूल गई इसके आगे के टर्म्स। ठीक है, एनसीआर इसका जनरल टर्म होगा, एनसीआर आप लोग भी बताओ क्या आना चाहिए, एनसीआर डी रेज टू n-r इंटू यू। बेटा इसको तो आप लोग जब आप लोग नोट्स बनाओगे ये नोट कर लेना, मैं शायद कुछ कर रही होंगी तो मैं यहाँ पे इसको लिखना भूल गई हूँ, इंटू डी की पावर r इंटू वी, and last term of this formula should be NCN। इसको इरेज कर लेते हैं। आप में से बता सकते हैं आप कोई लास्ट टर्म, जैसे आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन का लास्ट टर्म बताया, वैसे ही लेबनिज फॉर्मूले का लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, बताओ। UDNV। NCN U, ठीक है, U इंटू DNV। अब U एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं होगा और V होगा n टाइम डिफरेंशिएट DNV। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, और ये दो टर्म इसमें मिस हुए हैं, तो ये आप लोग जब नोट्स बनाएंगे आप इन दोनों टर्म्स को लिख लेना। जैसे जब बाइनोमियल एक्सपेंशन में a प्लस बी की पावर n में भी जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि कभी कभी हमें जैसे x की पावर 27 का कोफिशिएंट पूछा जाता था वहां पे, तो यहाँ पे भी अगर जनरल टर्म से ये फायदा होगा हमें कि अगर हमको 25th ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पूछा जाएगा, तो हम r की जगह पे 25 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म तो हमारा होता है एनसीआर डी रेज टू n-r इंटू वी इंटू डी आर वी, एंड लास्ट टर्म एनसीएन इंटू, अब ये कह सकते हो आपकी u अब 0 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा और v n टाइम्स डिफरेंशिएट होगा। देखो u स्टार्टिंग में n टाइम डिफरेंशिएट हुआ था, लास्ट में वो 0 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, और v इनिशियली 0 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ था एंड एट लास्ट टर्म v n टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना आसान है, बिकॉज हमने क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, बस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करने आसान है। अब लेकिन ये है कि जैसे मैं आप लोगों से कह रही थी कि आपने कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं, जैसे साइन एक्स का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, और एक्स की पावर n का क्या होता है। आप लोग बता सकते हो मुझे, मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि एक्स की पावर n को अगर हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा।
x की पावर n को अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। चलो ये थोड़ा अगर डिफिकल्ट है तो इससे आसान क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर x स्क्वायर को मैं 3 टाइम डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या मिलेगा। x स्क्वायर को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करने पर 0। 0, और 4 टाइम्स करने पर भी 0। एक बार 0 मिल गया तो फिर तो 0 ही मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को रिजल्ट दिखाया था कि अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल है, चलो अगर x की पावर m में पॉलिनोमियल ले लूं, अगर मैं उसको n टाइम डिफरेंशिएट करती हूँ और अगर n m से छोटा है तो कुछ ना कुछ फंक्शन मिलता है। और व्हेन n इक्वल्स टू m, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, उस केस में वो बन जाता है x की पावर m के लिए। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ x की पावर m, जब मैं इसको n टाइम डिफरेंशिएट करूं और n अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है स्मॉल m से, तो उस टाइम पे तो कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा। क्या आएगा चलो अभी हमको याद नहीं है अगर। और जब n इक्वल टू m है, लेकिन ये याद होना चाहिए, वो याद ना भी हो चल जाएगा, लेकिन ये आप लोग को पक्का याद होना चाहिए। व्हेन n इक्वल टू m होगा तो आपका इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा फैक्टोरियल m, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 इंटू m माइनस 4 अप टू सो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, फैक्टोरियल m। और जब ये n हमारा बड़ा हो जाएगा m से, व्हेन n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m, तो उसके ऑल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होंगे, ठीक है। तो अब एग्जांपल कराती हूँ मैं इसका आपको। और हो सकता है कि sin x का अगर आपको nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि sin x का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना काफी आसान होता है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है। तो एग्जाम में अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे sin x के nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ रही है प्रोडक्ट ऑफ फॉर फाइंडिंग nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो वहां पे आप एग्जाम में जल्दी से फाइंड कर सकते हो कि sin x का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, cos x का क्या आ रहा है, मींस आपको क्वेश्चन में जिस चीज की जरूरत पड़ रही है उसके लिए। पहले इसी फॉर्मूले के हिसाब से बताती हूँ, फिर उस रिमार्क को डिस्कस करूंगी। बेटा आप लोग इसमें एक चीज बताना, जैसे मैंने आपको एक्स स्क्वायर का ही एग्जांपल दिया, चलो मैं क्वेश्चन भी लिख दे रही हूँ। अगर एक हम क्वेश्चन करें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, जो मैंने इससे पहले भी एग्जांपल लिखा था एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो जैसे इंटीग्रेशन में होता है कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको, जैसे जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पर भी एक हम किस रूल से, आइलेट से करते हैं ना। आइलेट से हम देखते हैं कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, फिर किसको सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तब आप लोग एक्यूरेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर पाते हो, अदरवाइज वो फंस जाते हैं, ठीक है। आइलेट से हम चेक करते हैं कि इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानना है, लॉगरिथमिक को मानना है, अलजेब्राइक को या पॉलिनोमियल को, ट्रिग्नोमेट्रिक को, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो वैसे लेबनीज रूल में भी फर्स्ट और सेकंड किसको सपोज करें, अगर आप लोग थोड़ा इस चीज का ध्यान दोगे तो कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करती हूँ एक्स स्क्वायर को, और साइन एक्स को अगर मैं लेती हूँ सेकंड फंक्शन, ठीक है, आएगा जो भी, बस इस फॉर्मूले में आप लोग हल्का हल्का आइडिया लेके देखो कि एक्स स्क्वायर को मुझे यहाँ पे n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद में n माइनस 1 टाइम्स, उसके बाद n माइनस 2 टाइम्स, और एक्स स्क्वायर का, लेकिन हमको पता है कि इसका जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो फैक्टोरियल 2 आता है, उससे छोटा कुछ ना कुछ फंक्शन आता है, और जैसे ही 2 से बड़ा यानी कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी अगर हम निकालें तो वो 0 बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये nth ऑर्डर पूछ रहा है और n के लिए हमको भी कोई आइडिया नहीं है कि ये n 2 से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। तो लेकिन अगर हमने ये करा होता कि साइन एक्स को फर्स्ट सपोज करा होता, साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन सपोज किया होता और एक्स स्क्वायर को सेकंड, तो देखो क्या हेल्प मिलती हमको। यहाँ पे आएगा nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स dn साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म पे चलो इसको मैं नहीं देख रही हूँ, u की जगह पे आपका साइन एक्स आना है इंटू डी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x आ जाएगा। इसके नेक्स्ट वाले टर्म पे आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही फिर आपका v 3 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा तो आपका जैसे जो इसका नेक्स्ट टर्म होता है nc3 dn माइनस 3 इंटू यू इंटू d3v, तो आपका थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 है। 0 से हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो होल टर्म 0 बन जाता है। अब आपका v का थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 है तो फोर्थ ऑर्डर भी 0 होगा, फिफ्थ ऑर्डर भी 0, तो इट मींस इसके बाद के इसमें जितने भी टर्म्स आने वाले हैं उसमें ये वाला टर्म तो 0 ही बनने वाला है। तो इट मींस अगर मैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को ऐसे एक्सपेंड करूं लेबनीज फॉर्मूला से कि एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन सपोज करूं और साइन एक्स को फर्स्ट, तो आपके पास में सिर्फ 3 टर्म आएंगे। फर्स्ट टर्म ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ टर्म हमारा 0 बन रहा है, फिफ्थ भी 0, इट मींस ऑल अदर टर्म्स आर 0, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे को फंक्शन को सेकंड फंक्शन सपोज करना है जिसके डेरिवेटिव्स आफ्टर सम टाइम वेनिश हो जाए, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर ऐसा फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव्स आफ्टर सम टाइम वेनिश हो सकते हैं।
जबकि साइन एक्स के डेरिवेटिव कभी भी वेनिस नहीं होते, या साइन एक्स रहेगा वो, या कॉस एक्स होगा, या माइनस साइन एक्स आएगा, डिफरेंशिएट होगी, फिर अगेन कॉस एक्स आएगा, फिर अगेन माइनस साइन एक्स आएगा। इट मींस वेनिस कभी नहीं होगा वो, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर ऐसा फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव्स वेनिस हो सकते हैं इन सर्टेन स्टेप्स, ठीक है। तो आप लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि किसको आप सेकंड फंक्शन सपोज करोगे, उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन सपोज करना जिसके डेरिवेटिव्स वेनिस हो सकते हैं। अब अगर आपके पास में ऐसा आ जाता क्वेश्चन कि e की पावर x इंटू साइन एक्स, तो इनमें से इन दोनों में से कोई भी ऐसा फंक्शन है प्रोडक्ट में जिसके डेरिवेटिव्स वेनिस होते हैं आफ्टर सम टाइम? ex तो ऐसा फंक्शन है, नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस है, आप किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड मानो, आंसर सेम आएगा। लेकिन जब हमारे पास में ऐसे फंक्शंस हों जिनके डेरिवेटिव्स वेनिस हो सकते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसको हम सेकंड फंक्शन सपोज करें जिसके डेरिवेटिव्स आफ्टर सर्टेन स्टेप्स वेनिस हो जाते हैं, ठीक है। बस अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद मैंने इसी चीज को रिमार्क पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को वो याद रहेगा। ठीक है बेटा, जो ये रिमार्क है इसको मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रही हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब cos x। अब देखो x क्यूब cos x में से हमारे पास में दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा है जिसके डेरिवेटिव्स वेनिस होते हैं? x x क्यूब के कितने बार डिफरेंशिएट करने के बाद वेनिस होंगे? 3 से ज्यादा टाइम्स ना, जब, ठीक है। इट मींस फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव वेनिस होगा, फिफ्थ भी। इट मींस 3 से बड़े सारे डेरिवेटिव्स वेनिस होने वाले, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि हमने एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन सपोज करना है एंड कॉस एक्स को फर्स्ट फंक्शन सपोज करना है, ठीक है। तो इसको y लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स, एंड वी यूज लेबनिज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फंक्शंस, ठीक है। तो dny इक्वल्स टू dn x क्यूब cos x। अब यहाँ पे लेबनिज रूल लगाएंगे, लेकिन आपने इसको cos x को मानना है फर्स्ट एंड sin x को मानना है सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास आ गया फॉर्मूले से nc0 dn cos x फर्स्ट फंक्शन आता है इनटू एक्स क्यूब। अभी जो सेकंड फंक्शन है वो एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, प्लस nc1 dn माइनस 1 cos x इंटू डी एक्स क्यूब, अब एक बार डिफरेंशिएट होगा। अब पहला वाला डिक्रीज होते जाएगा, एक्स क्यूब के लिए डेरिवेटिव्स इंक्रीज होते जाएंगे, nc2 dn माइनस 2 इंटू कॉस एक्स। अब ये एक बार और हो जाएगा, तो d2 एक्स क्यूब, d2 एक्स क्यूब का मीनिंग है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा nc3 dn माइनस 3 एक्स क्यूब इंटू d3 एक्स क्यूब। इसके बाद के टर्म्स क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि इसके बाद में जो d4 एक्स क्यूब आता है, यहाँ पे d4 एक्स क्यूब आता है, वो जीरो है, जीरो से हम पूरे बाकी के टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो बन जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे वैसे आप प्लस जीरो भी लिख लोगे तो आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी है, ठीक है। इट मीन्स इसके बाद के सारे टर्म्स हमारे जीरो होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं आप लोगों को रीजन पता है? क्योंकि एक्स क्यूब का यहाँ पे आप इसको जब 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे, मैंने आप लोगों को वैसे बताया है कि ये तो आपको याद होना चाहिए, भले ही आपको कम के लिए याद ना हो। जैसे एक्स क्यूब है उसको जितने टाइम हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे एक्स क्यूब को अगर 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए फैक्टोरियल 3। इट मीन 6 होता है, क्योंकि देखो इसको आप एक बार करोगे 3x² आएगा, एक बार और करोगे 3 इंटू 2 इंटू एक्स आएगा, फिर एक बार और करोगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। और 6 ही सेम एज फैक्टोरियल 3, ठीक है। और अगर आप x की पावर 4 को 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो वो आपको मिलेगा फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास में इसके बाद के स्टेप्स आएंगे, ऑल टर्म्स विल बी जीरो, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। nc0 की वैल्यू, किसी को आपको ncr का फॉर्मूला याद है? ncr क्या होता है? कॉम्बिनेशन में आते हैं ये फॉर्मूले, बताओ क्या होता है ncr इक्वल टू? बताओ बेटा। फैक्टोरियल n इंटू, हाँ, फैक्टोरियल n अपॉन
R into n minus फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। राजन बेटा आप लोग पेन यूज मत करो। इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। और npr का फॉर्मूला क्या होता है? npr होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। बस फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन आता है तो उसमें फैक्टोरियल r भी हमारा साथ में आ जाता है। तो अब NC0 की वैल्यू ये तो वैसे याद भी होती है कि NC0 1 होता है, NCN भी 1 होता है, क्योंकि NC0 देखो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0। फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल होगा तो हमारे पास में आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 1। और हाँ, लेकिन हो सकता है आपको ये याद ना हो कि cos x का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। अब एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इसको आप लोग इक्वेशन सपोज करेना, इसको इक्वेशन 1 सपोज करेना। अब आप लोग अगेन काम करना cos x का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो cos x का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर सकते हैं कि लेट z इक्वल टू cos x। तो इसका हमें इसका फाइंड करना काफी आसान होता है। जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करते हैं तो dz हमारे पास में आ जाता है माइनस साइन एक्स। बेटा इसको रिपीट करने की जरूरत है, वैसे मैं अब हल्का थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। हम ये आएगा माइनस साइन एक्स, इसको एक बार आप और डिफरेंशिएट करोगे तो उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाता है cos x, फिर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाता है sin x। तो ये रिपीटेशन हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इसको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। तो हम sin x को लिख देते हैं कि sin x को हम लिखेंगे cos π/2 प्लस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद d2z हमारे पास हो जाता है cos 2π/2 प्लस एक्स हो जाता है। ऐसे d3z हमारे पास में आ जाता है cos 3π/2 प्लस एक्स। ऐसे ही तो उसको जब हम जनरलाइज करते हैं तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाता है cos nπ/2 प्लस एक्स आता है, ठीक है। cos nπ/2 प्लस एक्स आएगा इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो n माइनस 1th ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आएगा n माइनस 1 π/2 प्लस एक्स, ठीक है। cos n माइनस 1 π/2 प्लस एक्स। ये काम आप cos x के लिए निकाल लोगे nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो n माइनस 1th आपको चाहिए तो आप वहीं पे रिप्लेस कर लोगे। आपको पता है कि इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट nπ/2 प्लस एक्स है। तो n माइनस 1th ऑर्डर कोफिशिएंट के लिए n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 से। तो n माइनस 1th ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाएगा cos n माइनस 1 π/2 प्लस एक्स। लेकिन आपको n माइनस 2th ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी चाहिए cos x का, तो आप n को अगेन रिप्लेस कर दोगे n माइनस 2 से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में आ गया cos n माइनस 2 π/2 प्लस एक्स। और आपको, ठीक है, फॉर्मूले में इसका n माइनस 3th ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी जरूरत है। तो इसी में आप लोगों ने जो nth ऑर्डर फाइंड किया हुआ होगा आप उसमें n को n माइनस 3 से रिप्लेस करोगे तो हमारे पास आ गया cos n माइनस 3 π/2 प्लस, ठीक है। तो ये अंदर की चीजें तो आप लोगों को निकालनी आती है काफी आसानी से। nth ऑर्डर भी आता है हमको, n माइनस 1th ऑर्डर भी आता है, n माइनस 2th ऑर्डर भी, n माइनस 3rd ऑर्डर भी। और x क्यूब का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x² आ गया यहाँ पे, ये 3x² आ गया। इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको एक बार और कर लेंगे तो 6x आ जाएगा, ये 6x आ गया। इसको एक बार और करेंगे तो 6 आएगा, इसको एक बार और करते तो वो 0 आता, वो टर्म्स हमने लिखे ही नहीं है, ठीक है। अब बाकी का काम है फैक्टोरियल सॉल्व करना। तो NC0 इज 1, NC1 क्या होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, फैक्टोरियल 1 तो की वैल्यू 1 ही होती है और फैक्टोरियल n माइनस 1 को फैक्टोरियल n से अगर हमें कैंसिल करना है तो हम n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख देते हैं ना उसको। ये सारी 11th की चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल बोथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास में n बचेगा यहाँ पर। तो ये NC1 की वैल्यू होती है n। सिमिलरली आपने NC2 कैलकुलेट करना है। NC2 हमारे पास आ जाता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 और NC3 आता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 होता है डिनोमिनेटर में, वो बन जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1। आप लोग फैक्टोरियल की इस वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे ना, या मुझे अगर आप लोगों को नहीं आता है ये तो आप लोगों ने क्लास में ये चीज पूछनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आता है तो आप लोग बताओ, मैं एक को सॉल्व करके बता देती हूँ। और अगर आप लोग ये कर लोगे तो मैं इसको स्किप कर बताओ NCR को सॉल्व करना आता है आप लोगों को, छोड़ दूं इसको या एक को बता दूं? आता है।
ठीक है, कर लेंगे मैम। ओके भैया, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें लेके आना है तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे वो देखो। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब कॉस एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। यहाँ पे इसको 3x² को थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेंगे, तो 3nx² कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। और ये वाला स्टेप 6x को भी आगे कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 6 से 3 टाइम कैंसिल होगा, तो 3n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स कॉस n माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, बोथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास में आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 कॉस n माइनस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, लेकिन इसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने चाहिए इसके बाद का सॉल्व करने के लिए। अगर एग्जाम में प्रूफ करने को नहीं आता है तो आपकी चॉइस है कि आप इसको छोड़ सकते हैं कहीं पर भी, आपको जहां तक सॉल्व करना आता है वहां तक। देखिए, अगर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि इसका ये आंसर लेके आओ, तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप लोग इसी स्टेप तक भी काम कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में आंसर बहुत बिखरा हुआ सा लिखेंगे तो उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप उसको जितना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है उतना लेके आएंगे तो फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास में देखो है यहाँ पे ये कॉस में है। ठीक है, पहले ऊपर वाली लाइन में देखना, ये कॉस में है, ये भी अगेन कॉस में है, ये भी कॉस में है, ये भी कॉस में है। ठीक है, लेकिन इनको ये कॉस n पाई अपॉन 2 है। यहाँ पे अगर मैं इसको इस ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो ये आ जाएगा n पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। और यहाँ पर से अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूँ इस वाले टर्म में से, इस वाले टर्म में से अगर मैं माइनस को कॉमन लेती हूँ 3nx² कॉस माइनस कॉमन ले लूंगी तो पाई बाई 2 माइनस n पाई अपॉन 2 प्लस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में कॉस और कॉस माइनस एक्स, याद है आप लोगों को कॉस माइनस एक्स क्या होता है? cos कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो कॉस माइनस पाई बाई 2 माइनस एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इस कॉस, अब इस माइनस को हटा देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स होगा। अब बताओ कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा एंड दिस कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो बस ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पे से आ जाएगा साइन, देखो साइन n पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे कॉस माइनस एक्स पहले कॉस एक्स आएगा, तो माइनस से कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस साइन, ये आ गया 3n इंटू 3n माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स भी होगा, ये मेरा मिस हो गया है, इसको आप लोग लिख लेना, यहाँ पे एक्स भी होना चाहिए था, इंटू एक्स कॉस n पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। और यहाँ पे कॉस 3 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, फिर कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, 3 पाई बाई 2 यानी कि 270, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होना चाहिए? कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव, और जब भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास में आएगी एन इंटू, यानी कि माइनस साइन, माइनस के साथ में साइन एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स आएगा, और ये टर्म पहले से था एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। तो अब ये है कि यहाँ पे ये कॉस एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स है, यहाँ पर भी कॉस एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स है, तो दोनों में से कॉस एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो जो टर्म्स बच रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स आ जाएगा हमारे पास में। और इन दोनों में से साइन एन पाई अपॉन 2, साइन एन पाई अपॉन 2 कॉमन है, तो इन दोनों में से हमारे पास बचेगा 3nx² माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू साइन एन पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। दिस इज मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अवर क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम आंसर छोड़ देंगे। तो एग्जाम में अगर कोई भी, जैसे अगर प्रूफ करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आपका ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है और कोई बच्चा सिर्फ यहाँ तक काम करता है, तो उसको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लास्ट उसने सिंपलेस्ट जहां तक हो सकता है उतनी कैलकुलेशन नहीं करी है। ठीक है, तो वही आप लोग हैबिट बनाना कि मैथ्स में कभी भी आंसर लास्ट फॉर्म में वो उस आंसर को देना जो उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जहां तक आप लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकोगे वहां तक उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो अब टाइम भी हमारा हो गया, लेकिन जो ये एक और क्वेश्चन है इसको आप लोग घर पे ट्राई करना। मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखा देती हूँ।
देखो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है, जो लेबनिज फॉर्मूला है उसकी हेल्प से करने की कोशिश करना। कोई भी एक जना ट्राई लेकिन इसको जरूर करना, ताकि मैं आपको बताऊं कि लेबनिज से करने पे, डायरेक्ट लेबनिज लगाने पे इसमें कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, तो इसमें कुछ हमें ट्रिक्स लेनी पड़ती है। तो आप लोग इसको लेबनिज की हेल्प से, जो मैंने आपको लेबनिज फॉर्मूला बताया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए, आप उसकी हेल्प से इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप लोग उसमें पूछूं कि इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, तो ये x की पावर n-1 हमारा एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n-1, तो इसका n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि ये आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि x की पावर n का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल n होता है। ठीक है, तो x की पावर n-1 का n-1th ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल होगा, और nth ऑर्डर जो पूछूंगी तो फिर तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इट मींस x की पावर n-1 के n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक एग्जिस्ट करेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी x की पावर n-1 का क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा x की पावर n-1 का 0, तो n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में से किसको हमने फर्स्ट सपोज करना चाहिए, log x को फर्स्ट फंक्शन सपोज करना चाहिए, इसको सेकंड, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कंसीडर करते हुए लेबनिज रूल आप लोग ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को कल बताऊंगी इस क्वेश्चन को। अब कोई कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ लो।